हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम EMRS PGT बायोलॉजी 2023 की आंसर की को डिस्कस कर रहे थे, जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था उसके पॉसिबल आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है इस चैनल में, जो आप देख सकते हो। रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैं इस पार्ट में जो है वो डिस्कस करूंगी, ताकि आपका क्वेश्चन पेपर जो है कंप्लीट हो, कंप्लीट आंसर्स आपको आइडिया लग जाए कि क्या आंसर हो सकते हैं क्वेश्चंस के। In the question given below, the two statements are marked assertion and reason. Select the correct answer as per quotes given. The assertion और reason दिया गया, हमें जो है correct statement को identify करना है. If the assertion is correct, reason is correct, or both is correct, or both is incorrect. So first statement is a creeping green and filamentous protonema of Phaneria helps the organism to occupy large surface of substratum. Phaneria यानी कि mosses के केस में जब filamentous protonema की formation होती है, तो that help to occupy large surface. This is correct statement क्योंकि वो large surface को occupy करने में help करता है. That is filamentous structure. नेक्स्ट इज रीजन जो दिया गया है, बिकॉज द जाइगोट द प्रोडक्ट ऑफ सिंगेमी बाय डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग अ प्रोटोनिमा। यहीं पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि जाइगोट प्रोडक्ट ऑफ सिंगेमी के बाद जो है प्रोटोनिमा की फॉर्मेशन नहीं होती है। प्रोटोनिमा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है और वो गैमेटोफाइट से फॉर्म होती है, ना कि सिंगेमी के बाद। सो रीजन जो है इनकरेक्ट है और जो हमारा असर्शन है वो करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस. Next is distal most shoot tip of a primary shoot axis of a healthy growing monopedial dicotyledon was artificially removed. Which one of the following response would you expect? जब हम डाइकोटिलीडन का शूट टिप को आर्टिफिशियली रिमूव कर देंगे तो इससे क्या हो सकता है? जब हम शूट टिप को रिमूव करेंगे तो एक्सिलरी वर्ड जो प्रेजेंट होते हैं दैट हेल्प टू फॉर्म अ न्यू ब्रांचेस की फॉर्मेशन होगी। इसको हम एपिकल डोमिनेंस से भी रिलेट कर सकते हैं। जब हम एपिक्स को कट कर देंगे ऑक्सिन के केस में, जैसे हम देखते हैं कि ऑक्सिन प्रेजेंट होता है शूट टिप के अंदर और वो जो होता है इलोंगेट करता है ग्रोथ को। जब हम शूट टिप को काट देते हैं तो उस वजह से जो है बूशी सी स्ट्रक्चर अपीयर होने लग जाती है प्लांट की, क्योंकि एक्सिलरी वर्ड जो होता है वो न्यू ब्रांचेस फॉर्म करने लगते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली थर्ड आंसर जो है करेक्ट है। बाकी जब आंसर की आएगी उससे हम मैच करेंगे कि किस तरह के आंसर्स उन्होंने दिए हुए हैं और कौन सा जो है क्वेश्चन हमने गलत डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ऑल वस्कुलर प्लांट्स आर सीड प्लांट्स। सारे के सारे वस्कुलर प्लांट्स जो हैं वो सीड प्लांट होते हैं। बट अगर हमें जैसे कि हम प्लांट की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, वेस्कुलर प्लांट जो होते हैं टेरिडोफाइट से स्टार्ट होते हैं। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स थे, लेकिन उनमें सीड की फॉर्मेशन नहीं थी। सीड की फॉर्मेशन हमारी जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट हुई है। सो दिस कुडंट बी राइट स्टेटमेंट। सो ये रॉन्ग है, क्योंकि ऑल वेस्कुलर प्लांट को हम सीड प्लांट्स नहीं बोल सकते। नेक्स्ट इज ऑल वेस्कुलर प्लांट्स आर टेरेस्ट्रियल। सभी वेस्कुलर प्लांट टेरेस्ट्रियल हो गए, दिस इज नॉट ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि कुछ प्लांट जो होते हैं हमारे एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल नहीं होंगे। ऑल वेस्कुलर प्लांट्स एग्जिबिट सेकेंडरी ग्रोथ। सारे के सारे वेस्कुलर प्लांट्स सेकेंडरी ग्रोथ पे एग्जिबिट नहीं करते हैं। मोनोकॉट जैसे कि हमारे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं एग्जिबिट करते। ऑल वेस्कुलर प्लांट पोजेस क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एज प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मोस्ट प्रोबेबली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि क्लोरोफिल ए और बी जो होते हैं प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्किगोनियट्स। आर्किगोनियट्स जिनके अंदर आर्किगोनियम प्रेजेंट हो, और आर्किगोनियम हमारे ब्रायोफाइट्स से लेकर जिम्नोस्पर्म तक जो है वो प्रेजेंट है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है एग्जिबिट मेट्रोट्रॉफी। मेट्रोट्रॉफी होती है थ्रू लाइक इन ह्यूमन मैमल्स की अगर हम बात करें, थ्रू प्लेसेंटा अगर ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन ले रहा है, यानी कि जो मदर है वो हेल्प कर रही है जो उसका बेबी है उसको ग्रो करने में। प्लांट की केसेस में अगर हम बोलें तो वो हेल्प कर रही है, जो प्लांट की फॉर्मेशन हो रही है उसमें उसको ग्रो करने में, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने में। सो मोस्ट प्रोबेबली आर्किगोनियट सारे जो होते हैं मेट्रोट्रॉफी को एग्जिबिट नहीं करते हैं। सो दिस कुड बी अ रॉन्ग ऑप्शन। सो बी सी डी जो होते हैं वो करेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इन द क्वेश्चन बिलो टू स्टेटमेंट्स आर मार्क्ड असर्शन एंड रीजन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर को हमने सेलेक्ट करना है। फाइलोटैक्सी, फ्लावर इंडक्शन, फ्लोरेसेंस, फॉर्मेशन एंड इलोंगेशन, ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव एक्सिस आर ऑल वेरिएंट ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम फंक्शन। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। शूट एपिकल मेरिस्टेम फंक्शन इज अ डायनामिक स्टोकेस्टिक मैनर। स्टोकेस्टिक मैनर होता है दैट हर तरह से वो ग्रो करेगा एंड अनप्रडिक्टेबल वे में ग्रो करेगा। सो दिस इज अबाउट शूट एपिकल मेरिस्टेम। दिस इज अ स्टोकेस्टिक शोज द स्टोकेस्टिक मैनर। सो इट कुड बी पॉसिबल कि दोनों जो हैं वो करेक्ट है, और करेक्ट जो रीजनिंग है असर्शन की वो जो है सेकंड स्टेटमेंट उसका करेक्ट रीजन है। नेक्स्ट इज हमें मैच करना है साइंटिस्ट और उनकी जो डिस्कवरीज थी उनके साथ। सबसे पहले है हमारे पास बैटसन एंड पुनीट। बैटसन एंड
पुनीत जो था एक्सपेरिमेंट किया था टू प्रूव लिंकेज के लिए, इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट इज सटन एंड बॉबरी ने जो है वो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बताई थी। मेल्सन एंड स्टाल, ये हमें याद है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए। जो मैच करने वाले क्वेश्चन है उनमें से अगर आपको दो मैक्सिमम 2 और 3 अगर आपको करेक्ट आइडिया है तो बाकी के आंसर आपको मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेल्सन एंड स्टाल अगर हम ध्यान हो तो सेमी कंजर्वेटिव मोड को बताता है। माइकेलिस एंड मेंटेन जो है एंजाइम कैनेटिक्स को बताता है। हर्शे एंड चेज ने जो था वो एक्सपेरिमेंट किया था एविडेंस ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिज डज नॉट कंटेन न्यूक्लिक एसिड, नहीं कंटेन करता। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है, राइबोसोम के अंदर भी होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है, लाइसोसोम में जो है वो कोई भी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। सो थर्ड इज correct. There are various type of restriction in the nucleus which are capable of cutting the DNA either within or away from the recognition site. Which of the RNA can cut DNA specifically within? Specifically जब कट करना होता है तो टाइप 2 है जो specifically साइट पे कट करता है। So C is correct. Third option is correct. Next question is which of the following is not a correct statement about Huntington disease which is an autosomal linked dominant trait. यहाँ पे दिया ही गया है कि ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है हंटिंगटन डिजीज, तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। इफ इनहेरिटेड इट विल बी एक्सप्रेस्ड इन ऑल द जनरेशन, दिस इज करेक्ट क्योंकि ये ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेट है तो एक्सप्रेस होगा सब में जब इनहेरिटेंस इसकी हो जाएगी। इट कैन अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल, ऑब्वियसली दिस इज ऑटोसोमल लिंक्ड तो ये जो है बोथ मेल एंड फीमेल में हो सकता है। हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल वुड ऑल्सो एग्जिबिट द ट्रेट, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट है तो हो सकता है हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल के अंदर भी। लेकिन जो फोर्थ स्टेटमेंट है दैट इज फॉर अ पर्सन टू बी होमोजाइगस, होमोजाइगस का मीन है कि उसके दोनों जो एलील है उनमें प्रेजेंट होना चाहिए हंटिंगटन जीन के लिए डिसऑर्डर जो ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेट है। फॉर हंटिंगटन जीन ओनली वन ऑफ हर पेरेंट्स मस्ट बी सफरिंग, लेकिन उसके लिए दोनों पेरेंट्स को सफर होना जरूरी है तभी वो होमोजाइगस हो सकता है। सो मोस्ट प्रोबेबली दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। Next is when a red flower Mirabilis chilaba plant was crossed with that of white flower plant, then in the offspring only pink colored flowers appears on plant. Which of the following phenomena correctly explain this experiment and result? NCERT में बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, वही उठा के यहाँ पे पूछा गया है। Next is when a female Drosophila having white-eyed trait is crossed with a male having a dominant red-eyed trait, but would be the possibility of these traits in the offspring of F1 generation. जब white-eyed trait वाली फीमेल को क्रॉस किया जाएगा dominant red-eyed trait के पास तो all the F1 females will be white-eyed and female would be red-eyed. So C option is, third option is correct. This is which of the following is not an example of trisomy condition in human being. trisomy condition का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। पटाउ सिंड्रोम जो होता है 13 क्रोमोसोम में जो होती है ट्राइजोमी होती है। एडवर्ड सिंड्रोम के केस में हमारे पास 18 क्रोमोसोम में जो होती है वो ट्राइजोमी होती है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम के केस में कोई भी ट्राइजोमी नहीं होती है। सो ओनली सी जो है इनकरेक्ट है फॉर ट्राइजोमी कंडीशन। Next question is if a trait is influenced by 3 or more genes, then in a situation of intercrossing of the heterozygote of all the 3 or more genes would produce offspring which can be represented by which of the following graph. तो अगर किसी ट्रेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं 3 और मोर जीन तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मीन्स कि एक ट्रेट को जो है एक से ज़्यादा जीन कंट्रोल कर रहे हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होती है वो हमारे पास शो करती है डायरेक्शनल सिलेक्शन को, और डायरेक्शन सिलेक्शन का जो ग्राफ है वो दैट इज सेकंड जो थिंग है दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शनल सिलेक्शन। ये जो होती है हमारे पास डायरेक्शन सिलेक्शन को शो कर रही है। सो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। जहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है आपको करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट इज इफ द बॉडी ऑफ द मोस्ट नाइडेरियन कट इनटू 2 हाफ्स थ्रू सेंट्रल एक्सिस एंड द बॉडी वुड बी डिवाइडेड इनटू मिरर इमेज, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द नाइडेरियन ट्रिप्लोब्लास्टिक, नो मोस्ट ऑफ द नाइडेरियन डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सो दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज कोइनोसाइट्स आर फाउंड इन द गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ नाइडेरियंस में नहीं स्पॉन्जिस में प्रेजेंट होते हैं यानी कि पॉरीफ्रा में, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो ओनली वन जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। Next question is consider the following statement to identify the correct one to answer the question from the quotes given below. First statement is maxillary teeth of frog are homodont and diffudent. Homodont जो teeth होते हैं वो present होते हैं, maxillary teeth जो होते हैं frog के, ना कि diffudent. So A option जो है incorrect हो गया, लेकिन जो बाकी दो statement है वो correct है, इसलिए V and C of the above जो है correct statement रहेगी। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। आइडेंटिफाई करना है हमने। गवानिन प्रेजेंट इन डीएनए इज अ पायरिमिडीन बेस, तो ये जो होता है पायरिमिडीन नहीं प्यूरिन बेस होता है। गवानिन हमारे पास एडेनिन और गवानिन जो होते हैं हमारे प्यूरिन बेसिस होते हैं।
राइबोस शुगर ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीजनेटेड एट सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम्स पे जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेट होते हैं। डीऑक्सीराइबोस शुगर के केस में सिर्फ और सिर्फ वो सेकंड कार्बन के ऊपर डीऑक्सीजनेटेड होता है, थर्ड पे नहीं। सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। देन नाइट्रोजनस बेस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज बॉन्ड विद फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर, सो सी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली सी ऑफ द अबव। Next is which of the following fact was not established by X-ray diffraction crystallography of purified DNA? Not पूछा गया है. So first is the full turn of DNA helix is there every 3.4 nanometer. This is right. DNA is made up of 2 strands. This is also right. First statement, even there are 10 layer of nitrogenous bases pairs present per helix of DNA. This is also right. But here third statement is given. Percentage adenine and thymine bases are equal to observed for guanine and cytosine. This is not करेक्ट स्टेटमेंट। एडेनिन थाइमिन के बराबर होता है, गवानिन साइटोसिन के बराबर होता है, लेकिन एडेनिन और थाइमिन दोनों मिला के गवानिन और साइटोसिन के बराबर नहीं होते हैं। सो थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट यूज ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन इन एवरी मैक्लोड मैकार्डी एक्सपेरिमेंट टू एस्टेब्लिश डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। तो उस केस में यूज़ किया गया था ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट भी जिसको हम बोलते हैं, उस केस में यूज़ किया गया था लाइव रफ स्ट्रेन एंड हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। जो स्मूथ स्ट्रेन है वो हीट किल थी और रफ स्ट्रेन जो थी वो लाइव थी। दिस इज़ नॉन विरुलेंट, दिस इज़ विरुलेंट स्ट्रेन थी और उस वजह से जो रफ स्ट्रेन थी वो भी हमारे पास विरुलेंट बन गई थी। तो डीएनए को जो है उन्होंने ट्रांसफ़र किया था, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो एक्सपेरिमेंट था वो शो करता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट फॉर दिस। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन जो है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करता है, मतलब उनका ऑरिजिन डिफरेंट है बट वो फंक्शन सेम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे टेंड्रिल और थॉर्न बोला गया, टेंड्रिल और थॉर्न का कभी भी एक काम नहीं होता है। टेंड्रिल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और थॉर्न प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल। Next is which of the following enzyme is responsible for breaking the parental DNA helix ahead of replication fork to swivel the helix? So break करने में help करता है, that is helicase जो होता है उसमें break करने में help करता है। Next is which of the following is the correct statement about the process of transcription? So transcription के लिए जो correct statement है, that is first one, promoter is present just at the site from where RNA transcription begins and the portion of DNA present in promoter is also transcribed. So first statement is correct. Next is role of forced vector system is crucial for making a recombinant DNA molecule. Which of the following cannot function as vector in our DNA technology? में कौन सा जो है वो वेक्टर की तरह नहीं काम कर सकता? सो इनमें से जो ये लैम्डा बैक्टीरियोफेज है ये कभी भी एज अ वेक्टर काम नहीं करता है, बाकी सारे जो है वे एज अ वेक्टर यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? सो जो सी ऑप्शन है दैट इज टेरामाइसिन, दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बल्कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ह्यूमुलिन स्ट्रेप्टोकाइनेस ये हमारे पास जो होते हैं डीएनए टेक्नोलॉजी से बनते हैं। टेरामाइसिन जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से फॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट इज वेरिएशन इज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट इन न्यू वेरिएशन? न्यू वेरिएशन में कौन सा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है? क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन होती है, म्यूटेशन से भी वेरिएशन होती है, लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट वेरिएशन को रिड्यूस करता है, लेकिन बढ़ाता नहीं है। सो डी जो ऑप्शन है दैट इज डज नॉट कंट्रीब्यूट इन न्यू वेरिएशन। नेक्स्ट इज इट इज एन एक्सेप्टेड फैक्ट दैट हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल प्रोवाइड अ मॉडल एंड एक्सप्लेन दैट जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड इन अ पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंडर सर्टेन कंडीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट फैसिलिटेट इन द मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम? सो कौन जो है हार्डी-विनबर्ग के अकॉर्डिंग जो है वो उसको फॉलो नहीं करता है, मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम में हेल्प नहीं करता है। रैंडम मेटिंग इज पार्ट ऑफ हार्डी-विनबर्ग, लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑल्सो, बट रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है वो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं होती है। सो फोर्थ ऑप्शन इज नॉट फैसिलिटेट इन द मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडेंजर्ड मेडिसिनल प्लांट? इन ऑप्शंस में से बताना है तो सेंटेलम एलेप्टिकम जो है एंडेंजर्ड है, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट आर क्रेडिटेड फॉर डिस्प्रूविंग द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन? को किसने डिस्प्रूव किया था? सो यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन दिया गया है, फ्रांसिसो रेडी। उसके अलावा लुइस पैस्चर भी थे जिन्होंने इसको डिस्प्रूव किया था, बट ऑप्शन यहाँ पे यही दिया गया है, फ्रांसिसो रेडी। सो ओनली वी ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज असर्शन रीजन दिया गया है, हमें करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई करना है। साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट अ फ्यू बैक्टीरिया कैन ग्रो इन सल्फर रिच एनवायरमेंट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और दीज बैक्टीरिया कैन स्प्लिट हाइड्रोजन सल्फाइड एंड रिलीज सल्फर।
रीज़न इसका दिया गया है, ये बोला गया है कि कुछ बैक्टीरिया ने कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया जो है हाइड्रोजन सल्फाइड को स्प्लिट करते हैं और सल्फर को रिलीज करते हैं इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इससे हमें ये प्रूफ हुआ कि फोटोसिंथेसिस जो ग्रीन प्लांट में होती है उसमें ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से हो रही है। सो दिस इज द करेक्ट थिंग, असर्शन इज करेक्ट थिंग। और रीज़न इज ऑल्सो थिंक कि ये असर्शन ने हेल्प किया था आइडेंटिफाई करने में कि जो ग्रीन प्लांट की ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो वाटर से हो रही है, क्योंकि बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ कर रहे थे इसलिए वो सल्फर रिलीज कर रहे थे, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो वाटर यूज़ कर रहे थे इसलिए वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ए एंड आर इज करेक्ट। Next is for an understanding of sea-based treatment, which of the following concepts are important from the point of view of its practical implementation? So all of three of above can be practical implement. Next is which of the following statement about corrective tissues are correct? So corrective tissues के लिए हम ए और वी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सी स्टेटमेंट गिवन इज डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, ये पॉसिबल नहीं है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर नहीं होते। सी इज इनकरेक्ट एंड ए एंड बी इज करेक्ट फॉर दिस। Next statement question is based on the observation of different flowers in a garden, which of the following would provide the understanding that a flower can be self-pollinating? Self-pollinating के लिए कौन सी conditions जो है वो possible है? Clistogamous flower whose petals do not open at all, right? Self-pollination उसमें हो सकती है जब petal open ही नहीं हो रही है तो उसी के अंदर जो है वो pollination occur करेगी। Next is flower in which stamens and carpels mature at different times in the same flower. Different times पे जो है stamen and carpels mature कर रहे हैं same flower के अंदर, तो उस केस में self-pollination कभी भी नहीं हो सकती, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है, सेल्फ नहीं। एन ओपन फ्लावर इन विच एंथर्स ऑफ द स्टेमन एंड स्टिग्मा ऑफ कार्पल लाई एट द सेम लेवल, तो अगर सेम लेवल पे होंगे तो पॉसिबल है कि सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशन बन जाएगी। सो बोथ ए एंड सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 126 के लिए। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू EMRS PGT बायोलॉजी। मैंने कोशिश की है कि मैं सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकूं और अभी तक आंसर की नहीं आई है, तो हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा आइडिया जब आंसर की आएगी उसके बाद लगा सकते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं जो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लग रहा है कि इस तरह से हो सकता है, डिफरेंट रिसोर्सेज से जिस तरह से मैंने देखा है, तो ये आंसर जो है इस तरह से हो सकते हैं। आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके कितने मार्क्स बन सकते हैं। 1 और 2 मार्क्स का आंसर की में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बाकी जो है आंसर इसी तरह से होंगे। सो बायोलॉजी का ये पोर्शन था, आप देख सकते हैं बॉटनी और जूलॉजी दोनों में इसको डिवाइड किया गया था, और बहुत ही ईजी पेपर हम नहीं कह सकते हैं और बहुत ही टफ पेपर भी हम इसको नहीं कह सकते हैं, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं किस तरह की कट ऑफ जो है वो जा सकती है। सो जिन भी स्टूडेंट को आंसर की ज़रूरत है आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।